हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 के लिए पेपर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर 1 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, और बिलीव रखें टारगेट मिशन के मेहनत पर। इतना पढ़ के जाएं, 100% आप अच्छे से सारे सवाल करके आइएगा घर पे, कोई परेशानी नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 जितने भी बैक में एग्ज़ाम हुए हैं, सारे पेपर को एनालाइज करके आपके सामने ये 17 प्रश्न रखे गए हैं। आपसे यही एक नोटिस है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो को सुनिए, समझिए, फिर कॉपी लिख कीजिए। स्क्रीनशॉट ना लें, इसलिए क्योंकि स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो फिर सिर्फ क्वेश्चन लिखिएगा, फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा वीडियो को सुनिए। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मिनिमम मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए, समझना नहीं चाहते हैं। तो कोशिश किया जाएगा कि थोड़ा समझाया जाए और क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। और अगर आपको ये सारे टॉपिक समझना है तो आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो एक लाइव सेशन ले लिया जाएगा इस सारे प्रश्न पे। सो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 1 ऑलरेडी हो चुका है, आप लिंक से ओपन करके वो सेशन ज़रूर देखिएगा। और आइए देखते हैं पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। व्हाट सॉर्ट ऑफ द चेंजेस अकर्ड इन इंग्लैंड आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन। यानी कि इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना प्रस्तुत कीजिए। इस क्रांति के बाद वहाँ पर किस प्रकार के बदलाव हुए। तो आपको इस सवाल में पहले बताना है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या था, उसका टाइम पीरियड क्या था, और इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा। फिर आप बॉडी में पहले बताइएगा किस कारण से हुआ था, क्या कॉजेस था, क्या कारण था ये रिवॉल्यूशन होने का। फिर बताइएगा कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा था वहाँ पे इस रिवॉल्यूशन के बाद, और फिर बताइएगा क्या चेंजिंग हुआ था, और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर बताइएगा। और अगर हो सके पॉसिबल तो इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से आप एक कोटेशन भी ज़रूर बना सकते हैं, और जो मेन कैरेक्टर है यानी कि जो मेन पर्सनालिटी है इस रिवॉल्यूशन में, उनका नाम ज़रूर कोट करें। तो ये हुआ, इसको कैसे लिखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एसे ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप। यानी कि औद्योगिक क्रांति तथा इसके यूरोप पर प्रभाव पर एक निबंध लिखिए। तो आपको पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था ये बताना होगा, उसका इम्पैक्ट क्या है, कॉजेस क्या है, सिग्निफिकेंट यानी कि क्या महत्व है, क्यों हुआ, कब हुआ, और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा। इसी टॉपिक को ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण का वर्णन कीजिए। तो देखिए सेम सवाल सेम टॉपिक, बट इसमें आपको कॉजेज पूछा है यानी कि कारण। तो जब आप अपना एक नोट्स बनाइएगा घर पे, जब एक नोट्स बनाइएगा तो उसमें आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लिखिएगा, पहले उसमें इंट्रोडक्शन लिखिएगा, फिर आप कॉजेज लिखिएगा, फिर उसका इम्पैक्ट लिखिएगा, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। हिंदी में सुने कि पहले आप बताइएगा, इंट्रोडक्शन कीजिएगा, फिर आप बताइएगा किस वजह से ये हुआ था, कारण बताइएगा, फिर ये बताइएगा कि इसका प्रभाव क्या पड़ा था, और लास्ट में एक कंक्लूजन लिखिएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके पास एक आंसर रेडी रहेगा। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, हम ऐसा मेहनत यहाँ पे किए हैं कि आपको जिस टॉपिक से कई तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे तरह के सवाल आपके सामने रखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्केच द कॉजेज ऑफ इवेंट लीडिंग टू द सिविल वॉर इन इंग्लैंड एंड इंडिकेट इट्स इम्पॉर्टेंट। उन परिस्थितियों का उल्लेखन कीजिए जिनके कारण इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ और उसका महत्व बताइए। तो फिर से सवाल यही आता है, यहाँ पे दो भाग में पार्ट, पहले इसको ब्रेक कीजिए इस क्वेश्चन को। पहले बताइएगा इंग्लैंड में गृह युद्ध, और फिर बताइएगा उसका महत्व। तो फिर से इसको सवाल को कैसे लिखना है, पहले आप बताइएगा कि गृह युद्ध क्या था इंग्लैंड में, उसका डेट, फाउंडेशन,
और किसके बीच में हुआ था, ये सब करके फिर कुछ कॉजेज बताइएगा और लास्ट में फिर आप बताइएगा कि इसका महत्व क्या था, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या था, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द रूल ऑफ चार्ल्स सेकेंड, व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि चार्ल्स द्वितीय के शासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, उसके शासन का क्या महत्व था। तो यहाँ पे आप पहले इंट्रोडक्शन में डालिएगा चार्ल्स टू कौन थे, थोड़ा सा उनका टाइम बताइएगा, किस टाइम से किस टाइम में उनका रूल रेगुलेशन था, और फिर उनका क्या इम्पोर्टेंट रहा वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट भी बता दीजिए, कुछ उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें वो भी बताइए, फिर उनका इम्पैक्ट क्या था उस जगह पे ये भी बता दीजिए, और लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। तो ये बहुत अच्छा वे है आपको आंसर लिखने के लिए। इसी टॉपिक को थोड़ा अलग तरीके से, डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ चार्ल्स टू, यानी कि चार्ल्स द्वितीय की विदेश नीति की विवेचना कीजिए। अब देखिए, अगर आप ये सवाल को ऐसे दोनों तरीके से कर लीजिएगा, तो चाहे पूछे ये पहला या पूछे ऐसे और करके, आपके पास मटेरियल ज़्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए फॉरेन पॉलिसी पूछा, तो पहले आप चार्ल्स टू ऑलरेडी पढ़े थे तो वो लिख लीजिएगा, फिर क्या इम्पैक्ट था वो लिख लीजिएगा, फिर उनका क्या इंपॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंस क्या महत्व था ये लिख लीजिएगा, फिर उनका फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति क्या था ये भी लिख लीजिएगा। यानी कि ये एक ही टॉपिक है लेकिन उसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपके सामने ऐसे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए नोट ऑन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी की कृषि क्रांति पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कृषि क्रांति क्या था और उस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है, तो अच्छा सा एक नोट्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ वॉलपोल, यानी कि वॉलपोल की गृह एवं वैदेशिक नीति का उल्लेख करें। तो अब आपको कैसे इसका नोट्स बनाना है, पहले आप बताइएगा वॉलपोल कौन थे और उनका इम्पोर्टेंट क्या है, कजेस क्या है, फिर आप बताइएगा कि उनका विदेश नीति कैसा था, डोमेस्टिक नीति कैसा था, मतलब जो गृह नीति था उसका कैसा था, और लास्ट में कंक्लूजन। इसलिए आपको ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि आपको कम से कम 4 से 5 पेज लिखना है, और ये तभी लिखिएगा अगर डायरेक्टली सिर्फ ये दो ही लाइन डायरेक्टली दो टॉपिक पे बात कीजिएगा तो शायद आप उतना नहीं लिख सकते, बट आप थोड़ा सा उसमें मसाला डालिए, थोड़ा सा उसमें नॉलेज डालिए और कुछ डायग्राम डालिए, कोटेशन डालिए, ताकि आपका 4-5 पेज लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग ज़रूर संडे को लाइव में ज्वाइन कीजिए 3:30 यानी कि 3:30 बजे, इसलिए क्योंकि आपको आंसर कैसे लिखना है ये बताया जाएगा लाइव सेशन में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं, एग्जामिन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कॉमवेल्थ, यानी कि कॉमवेल्थ की वैदेशिक नीति का उल्लेख करें। यानी कि इसी टॉपिक को आपको अलग से पूछा जा सकता है, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल के संवैधानिक प्रयोगों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे आपको सेम पैटर्न अपनाना है, पहले बताइएगा क्रॉमवेल के बारे में कि कौन थे, और यहाँ पे देखिए ऐसे सवाल हम चूज किए हैं कि उनका पूरा नाम तक आपको पता रहे, नहीं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ पे हम क्रॉमवेल पढ़ के आए थे, यहाँ पे ओलिवर क्रॉमवेल दिया हुआ है, तो इसलिए ऐसे सवाल चूज करके आपको लाया गया है। चाहे आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ के जाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट, आप जो भी इसमें से दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अगर आता है तो आप दोनों का आंसर को यूज कर सकते हैं। आप वहाँ पे थोड़ा फॉरेन पॉलिसी बताइएगा और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट भी बता लीजिएगा, और लास्ट में कंक्लूजन भी लिखिएगा। देखिए, कंक्लूजन लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको कहा जा रहा है कि आप बताइएगा सही क्या है गलत क्या है, नहीं। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जो आप एक आंसर लिखे हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताइए, क्योंकि ये हिस्ट्री आप यहाँ पे ये अपने मन से नहीं लिख सकते हैं कि ये इनको अच्छा करना चाहिए, ये इनको ख़राब करना चाहिए, नहीं। आप एक पॉजिटिव की तरह वहाँ पे अपने आंसर को एंड करें, ये कहने का मतलब है। आप बहुत स्टूडेंट समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एसे ऑन रॉबर्ट पिल, यानी कि रॉबर्ट पिल पर निबंध लिखिए। तो अगर आपको ऐसे आया तो फिर आप ये इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ऐसे नहीं लिखिएगा, ये तो आप ऐसे के फॉर्मेट में लिखिएगा, लेकिन आप नोट्स जो तैयार कीजिएगा वो ऐसा तैयार कीजिएगा कि अगर ऐसे पूछे तो आप ऐसे के फॉर्मेट में लिखिएगा। अगर पूछ दिया
कि कुछ कॉजेज पूछ दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पूछ दिया, कुछ सिग्निफिकेंट पूछ दिया, तो आपका वो भी लिखने के लिए आप रेडी रहिए। बस इतना ही है। आपको टारगेट मिशन पे इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप हर सेक्शन को पढ़िए, अच्छे से समझिए। ये ना हो कि आप बस देखें और जाके एग्ज़ाम दिए, पास कर लिए। ये पढ़ाई नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को और फिर आंसर लिखिए। और जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको थोड़ा सा ढूंढिएगा कि इसका नोट्स कैसे बनाएं। तो आप गूगल पे ढूंढिए। गूगल पे ये नहीं कि विकिपीडिया पढ़ना है, नहीं। आप कोई भी टॉपिक डालिए और उस पर नोट्स लिखिए, हिंदी नोट्स, इंग्लिश नोट्स, किसी यूनिवर्सिटी का नोट्स, और 10 जगह पे ढूंढिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो। और फिर वो 10 जगह से जो थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कीजिए और अपना एक नोट्स बनाइए। टाइम है अभी, आराम से। अब आज आप लोग का हिस्ट्री पूरा यहाँ पे दोनों पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, brief discuss the social, economic and political change which occurred in England from middle of the 17th century to the end of 18th century। यानी कि 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सोचिए कि जितने भी इवेंट हुए, जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए, आपको वो इवेंट बताना है कि कैसे क्या क्या बदलाव हुआ। तो आप क्या कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट में आप सारे इवेंट को दो दो लाइन में लिखें और डायग्राम का ज़रूर यूज करें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, थ्रो लाइट ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के उदय एवं प्रगति पर प्रकाश डालिए। तो आप पहले बताइए कि लेबर पार्टी किसको कहा जाता था, कहाँ के बारे में बात किया जा रहा है, कौन से टाइम का बात किया जा रहा है, और उनका उदय कैसे हुआ, मतलब कौन हेल्प किया, कैसे वो लोग का और इतना आगे बढ़े, उनका सिग्निफिकेंट क्या था। लास्ट में अपने से टॉपिक बनाइएगा कि उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। कोई लेबर पार्टी से अगर कोटेशन हो तो कोटेशन डाल सकते हैं, इस तरह से लिखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, अंडरलाइन द एम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए। और फिर इसको टॉपिक को ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाई डिड इंग्लैंड टेक पार्ट इन इट। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इंग्लैंड में इसमें क्यों भाग लिया, मतलब इंग्लैंड ने इसमें क्यों भाग लिया। तो अब यहाँ पे कैसे लिखिएगा, पहले वर्ल्ड वॉर बताइए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग क्या था, और थोड़ा सा मैप का यूज कीजिए, और फिर आप एम लिखिए, फिर कॉजेज लिखिए, फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, और लास्ट में कंक्लूजन। और इसमें तो बहुत सारे आपको कोटेशन मिल जाएंगे, तो कोटेशन ज़रूर डालिए। आप अपने एग्ज़ाम में अपना आंसर में 5 चीज़ ज़रूर देखें। अपने आंसर को अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो कोटेशन डालिए, डायग्राम यूज कीजिए, पैराग्राफ में लिखिए, पॉइंट में लिखिए, और कंक्लूजन लिखिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये कहना कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन नहीं। इंट्रोडक्शन बहुत तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, डाटा, डिफाइन और कोई भी कोटेशन से। फिर कंक्लूजन में पैराग्राफ, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, डायग्राम बनाइए और लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये वीडियो लंबा है बट आपको कैसे लिखना है ये भी समझाया जा रहा है। ये वो स्टूडेंट सुन रहे होंगे जो सिंसियर होंगे, क्योंकि उनमें पेशेंस होगा ये पूरे वीडियो सुनने के लिए। बाकी तो जो स्क्रीनशॉट लिया वो तो ये सब कुछ मिस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस जॉर्ज थर्ड एस्टैब्लिश्ड हिज पर्सनल रूल, व्हाई वाज हिज अनसक्सेसफुल। कितना अच्छा सवाल है। जॉर्ज तृतीय के किन परिस्थितियों में व्यक्तिगत शासन स्थापित किया, वह क्यों असफल रहे। तो पहले आपको बताना है जॉर्ज थर्ड कौन थे, उनका टाइम पीरियड क्या था, और उनका रूल रेगुलेशन कैसा था, क्या इंपॉर्टेंट था, और वो लास्टली बताना है कि वो फेल कैसे हुए। मतलब फेल इन द सेंस, ये वर्ड यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है, वो असफल कैसे रहे। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ग्लैडस्टोन। यानी कि ग्लैडस्टोन की वित्तीय नीति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और डिस्कस इन ब्रीफ द रिफॉर्म ऑफ ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन के सुधारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको ग्लैडस्टोन पढ़ना है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट एन एसे ऑफ ऑन डिजराइल और
डिस्क्राइब इन ब्रीफ द अचीवमेंट ऑफ डिजराइल, यानी कि डिजराइल पर एक निबंध लिखिए। या ऐसे पूछा जा सकता है कि डिजराइल की उपलब्धियों का संक्षेप वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पे एज ऑलवेज, और आप तो अब सीख ही गए होंगे कि डिजराइल में अगर लिखना है तो वो कौन, कैसे, उपलब्धियाँ, कारण, क्या इम्पैक्ट, इस तरह से आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द वेरियस रिफॉर्म ऑफ रिफॉर्म्ड पार्लियामेंट ऑफ 1832। या ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, डिस्कस द 11th रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 1832, यानी कि 1832 ईस्वी की सुधरी हुई संसद के सुधारों की विवेचना कीजिए। यह ऐसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 11 नहीं है, फर्स्ट है, फर्स्ट रिफॉर्म कि प्रथम सुधार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इवेलुएट द नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ 1660, यानी कि 1660 ईस्वी के पुनर्स्थापना के स्वरूप एवं महत्व का मूल्यांकन करें। तो आप अच्छे से बताइएगा कि क्या था 1660, क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्यों रिस्टोरेशन हुआ, क्या कॉजेज था। कुछ कोटेशन, कुछ डायग्राम और कंक्लूजन ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि लास्ट है। डिस्कस द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट इन द 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सदी के राजा और संसद के मध्य संघर्ष के कारणों का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ से बताना होगा कि 17 जो सदी था उसमें क्या हुआ था, कैसे कॉन्फ्लिक्ट मतलब कैसे संघर्ष हुआ था, किन कारणों से हुआ था राजा और संसद के बीच में, इस तरह से। और फिर एज यूजुअल कंक्लूजन लिखिए। और अगर कोई जो किंग हैं जिनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है या पार्लियामेंट है, तो ये सब करके ओवरऑल अगर कहा जाए तो आप ऐसा मसाला अपना तैयार कीजिए, नोट्स रेडी कीजिए जो 5 पेज में हो। और वहाँ पे जाकर अगर आप घर पे 5 पेज का नोट्स बनाए तो वहाँ पे जाकर आराम से आपका 5 पेज, वहाँ पे जाके आराम से 4-5 पेज आराम से लिख सकते हैं। राइटिंग का भी प्रैक्टिस हुआ रहेगा, लिखने का भी तरीका, फिर वहाँ जाके सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर कैसे फॉर्मेट करें। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। टारगेट मिशन के चैनल पर ये सब कुछ मिलता है, देखिए ज़रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। टारगेट मिशन को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।